This conference will now be recorded. सो अब इसके अंदर जैसे कि हमने गूगल पे सर्च करा टैली RP9 सेटअप डाउनलोड, आप उसको लिख के एंटर करेंगे तो आपको टैली का एक पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, डाउनलोड टैली RP9। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड के दो बटन आते हैं। तो इंस्टॉल नाउ आपको तब दबाना है जब आप चाहते हैं कि टैली मेरे कंप्यूटर में ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाए, ऑनलाइन ही इंस्टॉल हो जाए। तो इसमें एक छोटा सा एक सेटअप का एप्लीकेशन की मेरे को मिलेगा अराउंड 2.7 MB का। तो उससे क्या होगा कि जब मैं उसको डाउनलोड करूँगा तो वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होकर टैली रन भी कर देगा। यानी कि 87 MB की मुझे कोई फाइल सेव नहीं करनी पड़ेगी बिना बाद में। डाउनलोड के बटन में आप तब क्लिक करेंगे जब आपको पूरा का पूरा सेटअप भी चाहिए, जिसको आप किसी को शेयर भी करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें नेट नहीं चलता, उस पर आपको टैली चलाना है, तो आप एक कंप्यूटर जिसमें नेट चलता है उस पर आप डाउनलोड करें ऐसे इस बटन को क्लिक करके टैली, एंड देन पेन ड्राइव में सेव करके उसे इस कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सेटअप होगा। यानी कि टैली का पूरा सेटअप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको इस बटन में क्लिक करना है, और अगर ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर में जिसमें आपको चलाना है उसी में करना है तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। ये करने के बाद आपको टैली के अंदर पता चल जाएगा किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद टैली में इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट में हम चले तो टैली का ये अकाउंटिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम पहले कंपनी क्रिएशन सीखेंगे, फिर आज हम सीखेंगे लेजर्स एंड ग्रुप्स। तो कंपनी क्रिएशन इज रियली सिंपल। कंपनी क्रिएशन में जो 5 चीज़ें होती है वो आप जरूर याद रखना। एक तो है कंपनी बनाना, दूसरा है कंपनी का बैकअप लेना, सॉरी दूसरा है ऑल्टर करना कंपनी को, तीसरा है बैकअप लेना, चौथा है डिलीट करना, पांचवा है रीस्टोर। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। टैली जब आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपको टैली दिखेगा यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे, या टैली RP9 का आइकन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हो। इससे टैली ARP9 आप सॉफ्टवेयर रन कर पाओगे। सॉफ्टवेयर की पहचान होती है, इस पर शॉर्टकट का आइकन बना हुआ आता है नीले कलर का एरो, आप इस पर डबल क्लिक करो तो आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली डॉट ARP9 करते हैं इसे शुरू। टैली RP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसके अंदर हम अपनी ERP मेंटेन कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, GST रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लस जितना भी डे टू डे बिजनेस का काम होता है वो सब इसके अंदर हो सकता है। तो ये टैली की स्टार्टअप स्क्रीन होती है। अगर आपको टैली का लाइसेंस फीचर चलाना है जो 18,000 रुपीज़ का होता है, तो आपको परचेज करने के बाद वो लाइसेंस की यहाँ डालनी होती है। ठीक है। और अगर आपने रेंटल बेसिस में लाइसेंस ले रखा है तो आपको यहाँ पे डालना होता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस है जिसको आपको रीएक्टिवेट करना है, पहले से आपने लाइसेंस लिया था अब आप उसे रीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। और इसके बाद आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी मैं एजुकेशन मोड वाला टैली सिखा रहा हूँ। आपको इस पर क्लिक करके एंटर करना है। जैसे क्लिक करके एंटर करेंगे तो इस तरीके से मेरा एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्या है, अभी इस टाइम पे क्या आया ये भी मैं समझा देता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ आपसे। एक्चुअली में क्या है कि टैली के अंदर आप एक सेटिंग लगा सकते हो कि जब भी आप टैली खोलोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी ओपन होगी, और वो कंपनी आप चाहो तो कोई सी भी सेट कर सकते हो। जैसे मेरे टैली के अंदर प्रियंका रावत नाम की एक कंपनी है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप खुल जाती है, और उसके अंदर मैंने यूजर आईडी पासवर्ड लगा रखा है, इसीलिए जब भी मैं टैली खोलता हूँ मुझे यही आज दिखता है। तो आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे टैली के अंदर हम एक ऐसी सेटिंग लगा सकते हैं जिसकी वजह से जब भी आप टैली खोलोगे ऑटोमेटिकली आपकी वो कंपनी ओपन दिखेगी। ओपन मतलब खुली हुई दिखेगी। और अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड उसके अंदर डाला होगा आपने, तो इसी तरीके जैसे मेरा यूजर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है वैसे आपका भी पूछेगा। तो देखेंगे आज उसे भी। अभी अगर आपको ये विंडो नहीं यूज करनी है तो आप एस्केप का बटन दबा सकते हो। फटाफट से कुछ शॉर्टकट की समझ लेते हैं टैली की, और इसके यूजर लेआउट को समझ लेते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए उसका लेआउट बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि टैली के अंदर ये टैली का लोगो है, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में टैली का आपको लोगो दिख रहा है T9 करके, टैली डॉट ARP9 टैली कंपनी जिसका पूरा नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 1988 टू 2020। यहाँ पर डेट टाइम सब कुछ शो हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल बार होता है और ये वर्टिकल बार होता है। हॉरिजॉन्टल बार में जो शॉर्टकट कीज हैं वो आपको साफ साफ दिख रही है, वर्टिकल बार में भी दिखेंगी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पैनल है, इस वाले एरिया को इन्फॉर्मेशन पैनल बोलते हैं। इस एरिया के अंदर आपको सीरीज रिलीज सब कुछ पता चल जाएगा। लाइसेंस पता चल जाएगा कि आपके पास लाइसेंस है तो उसका आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड नहीं आईडी पता चल जाएगा। और ये कैलकुलेटर वाला सेक्शन, यहाँ पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो कंट्रोल एंड दबाकर।
उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन की जो विंडो है, इसके अंदर सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो आपकी बाय डिफॉल्ट खुलेगी अगर आप पहली बार टैली चलाओगे। तो ये कंपनी के अंदर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट इफ यू आर रनिंग अ कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ यू आर रनिंग टैली RP9 आफ्टर डाउनलोडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करा टैली, तो कौन सी विंडो आती है? तो बहुत से लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली इज द रॉन्ग आंसर। कंपनी इन्फॉर्मेशन की विंडो आती है। बात पहली बार के लिए हो रही है। जब पहली बार आप टैली चलाओगे तो पहली बार यही विंडो आती है। फिर टैली के अंदर आपको शॉर्टकट कीज़ बतानी चाहिए। शॉर्टकट की जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ये हॉट कीज़ होती है, जैसे ये है क्रिएट कंपनी बैकअप, तो उसमें बी, किसी में आर, किसी में क्यू, किसी में सी, किसी में एल, ऐसे बना हुआ आ रहा है। तो इनको एक्सेस करने के लिए आप एक बटन दबा सकते हो, जैसे सी का मतलब क्रिएट कंपनी, बी का मतलब बैकअप। और ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, इस पे भी शॉर्टकट कीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, तो प्रिंट में लिखा हुआ है पी के नीचे लकीर बनी हुई है, ई के नीचे भी लकीर बनी हुई है, एम के नीचे भी लकीर बनी हुई है। ये जो लकीर होती है इनका मतलब ऑल्ट होता है, और जो दो लकीरें होती है उसका मतलब कंट्रोल होता है। जैसे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जी, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। ये होती है जी टैली के अंदर शॉर्टकट कीज। अब अगर जैसे मुझे कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी में हम जाते हैं, ऐसे क्रिएट कंपनी में हमने क्लिक करा और एंटर कर दिया। कंपनी क्रिएट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि डायरेक्टरी क्या होता है। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है शायद। ये कंपनी क्रिएशन की विंडो है। इसमें डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी इज दैट लोकेशन जहाँ पे आपकी कंपनी सेव होती है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, पब्लिक, टैली RP9 डेटा, ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी है। वह लोकेशन जहाँ पे टैली की हमारी कंपनी सेव होती है। यहाँ पे आप उसका नाम डालेंगे कंपनी का। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी अपने नाम से ही बनानी है, तो मैंने जैसे कि नाम डाला प्रकाश कुलियाल प्राइवेट लिमिटेड। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपको डेट डालनी है। डेट है आज की अराउंड 24 अप्रैल। तो मैंने 24/4/2020 लिखा आपके सामने। फिर एड्रेस डाला। एड्रेस में आप लोकेशन डालोगे जहाँ पर आपकी कंपनी है। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रताप विहार, गाजियाबाद। मेलिंग नेम क्या होता है? जिस नाम से आपकी रिपोर्ट प्रिंट होती है उसको मेलिंग नेम कहते हैं। तो आपका अगर कंपनी का नाम जो भी है, आप मेलिंग नेम उसका क्रिएट कर सकते हो। जैसे कंपनी मशहूर है AKPL के नाम से, तो मेलिंग नेम में AKPL ही आएगा। मेलिंग नेम से आपके कस्टमर और सप्लायर आपको जानते हैं और इसी नाम से आपकी रिपोर्ट्स भी प्रिंट होती है। कंट्री में इंडिया ही रहेगा क्योंकि इस इंडिया के अंदर ही हमारी कंपनी है, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड होंगे। स्टेट में इतनी सारी स्टेट्स आपको मिल जाएंगी, आप जो भी स्टेट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है। स्टेट लेने का तरीका क्या है? तो डाउन एरो से आप सेलेक्ट करते रहो, ढूंढते रहो, या फिर जब आपको स्टेट लेनी ही है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यू दबाओ। यू से क्या होगा? केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों सेलेक्ट होंगे। अगर आप एंटर दबाते हो तो एंटर दबाने से एरर आएगा टू मैनी चॉइसेस का। क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर ली। आपने यू दबा के ये नहीं देखा कि दो दो चीज़ें सेलेक्ट है, इसलिए टू मैनी चॉइसेस। अब आप हजार बार एंटर दबाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा ही नहीं। तो एंटर कब आएगा? सेलेक्ट कब होगा? अपनी समझ से होगा। आपको यहाँ पर डाउन एरो दबाना है और ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब ऐसे आप सेलेक्ट करोगे डाउन एरो से और फिर एंटर करोगे तो उत्तर प्रदेश देखो यहाँ पर आ जाएगा। पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो आप डाल सकते हो अपनी कंपनी का यहाँ पर। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सब आपके ऑप्शन है, आपको डालना है, आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, जिस आईडी में आप मेल मंगवा सकते हो, ठीक है। जिस आईडी के अंदर मेल आएगा या फिर जिस आईडी से मेल जाएगा ऑफिशियली, वो ईमेल आईडी। वेबसाइट होती है कंपनी के जिसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफाइंड होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, आपको पता ही है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के तहत वी कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल ईयर फॉर आवर कंपनी ऑल्सो। फॉर एग्जांपल योर कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। अगर आपकी कंपनी 1 जून से स्टार्ट हो रही है और 1 जून 2019 से स्टार्ट हुई बेसिकली, तो अगर 1 जून 2019 से कंपनी स्टार्ट हुई तो फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल 2019 और नीचे आ जाएगा 1 जून 2019, क्योंकि आपकी कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो 1 जून 2019 से हुई है। जरूरी नहीं है कि कंपनी 1 अप्रैल से start करे। कोई हमने अपना बिजनेस अराउंड 3 साल पहले स्टार्ट किया था, जो सेंटर है, तो वो भी ऐसी कोई पर्टिकुलर डेट थी जून सर की, वॉइस ठीक लैग है। कर रही तो है। ऐसा कोई कोई नियम नहीं है कि हमें 1 अप्रैल कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। किस पॉइंट से वॉइस लैग करी? हेलो, 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 आवाज आ रही है? सर
इंटरप्टिंग आवाज आ रही है। इंटरप्टिंग हुआ है मतलब? प्रॉपर नहीं है, अटक आपको के आ रही है। आपको आ रही संदीप जी आवाज? हमको तो प्रॉपर आ रही है, वो तो पता नहीं कहा। नमन अग्रवाल आपको? अटक के आ रही है सर। या ट्रक के आप वाईफाई मेरे में हो भी? सर जी मेरे को प्रॉपर आ रही है। ठीक है ठीक है। नमन आपको वाईफाई वाईफाई आपके पास? नहीं नेट सर, चेक करो अपना। आप वाईफाई से प्रॉपर हो है सर, डेटा से हो? डेटा से। तेरी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर। एग्जैक्टली। हेलो, अब आ रही है? हाँ सर, हाँ हेलो। सर, यस सर, आ रही है अब। तुम्हारे बॉक्स के अंदर पुअर पुअर नेटवर्क कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा था अभी तुम्हारे बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो कैमरा तो तुम्हारा ऑफ है ही। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टेलीवॉल्ट का पासवर्ड वाला विंडो आता है। अब आप यहाँ पर टेलीवॉल्ट का चाहे तो पासवर्ड भी डाल सकते हो। अगर आपने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया तो आपकी कंपनी का पासवर्ड भी डिस्प्ले होने लग जाएगा। मतलब सॉरी, इस पासवर्ड की वजह से आप अपनी कंपनी का जो नाम है ना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल में टेलीवॉल्ट का पासवर्ड जो आप डालोगे, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 123, और रिपीट पासवर्ड में भी 123, तो आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होगा फिर टेलीवॉल्ट के पासवर्ड से। सिक्योरिटी कंट्रोल वाले ऑप्शन को यस करने से क्या होता है कि आप यहाँ पर जो एडमिन का नाम डाल रहे हो, मान लीजिए आपने एडमिन का नाम डाला ये आकाश, और पासवर्ड डाल दिया 123, फिर एंटर करके रिपीट पासवर्ड 123। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है टेलीवॉल्ट पासवर्ड, एक होता है सिक्योरिटी कंट्रोल वाला। तो ये बताइए आप संदीप जी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, तो इसी बहाने आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। बताइए। सर जी टेलीवर्स पासवर्ड में कंपनी शो नहीं करती, और इस नीचे वाले पासवर्ड से कंपनी नहीं खुलती। ठीक इसमें है, इस पासवर्ड वाले और यूजर पासवर्ड आईडी के थ्रू दोनों कंपनी कंपनी का नाम नहीं नहीं दिखता दिख इस पासवर्ड के थ्रू। और इस वाले से क्या बताया आपने? कंपनी कंपनी नहीं खुलती। कंपनी नहीं टैली के अंदर खुलती, कंपनी मतलब नहीं कि इस खुलती। वाले पासवर्ड के थ्रू आईडी पासवर्ड पूछता है, तो इससे हाँ जी, हमें हाँ जी। नाम नहीं दिखता कंपनी का। नमन, तुम्हें हाँ समझ जी, में हाँ आ जी, रहा है? ऊपर वाले साइड। हेलो नमन। सर दोबारा बता दीजिए एक बार ये डिफरेंस। डिफरेंस बेटा सिंपल सा है कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड के थ्रू आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, और इस वाले यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हो कि मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा नाम ये है, पासवर्ड मेरा ये है। तो आप अपने अंडर कितने भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे टेली को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और ओके सर। आप शाम को आके उनका ऑडिट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन को यस करके। टेली ऑडिट फीचर बोलते हैं इसे। फिर फाइनली एंटर एंटर ओके करके आप सर। टेली में कंपनी सेव कर सकते हो। जब आप एंटर करोगे तो आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। तो मैं भी सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेली में कंपनी सेव कर रखी है। अगर सेव्ड कंपनी आपको ऑलरेडी जो सेव्ड है वो देखनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना होता है। सेलेक्ट कंपनी में आपको वो कंपनी दिखेंगी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है। जैसे मैंने इसमें एंटर किया, तो यहीं पे मैं डबल ए टाइप करता हूँ, डबल ए के, तो आपको यहाँ पर दिखेगी मेरी कंपनी जो मैंने 22 अप्रैल को बनाई थी, ये वाली, यानी कि परसों, आकाश कुलर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने एंटर किया तो देखो मेरे से यूजर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। अब यूजर आईडी पासवर्ड का मतलब क्या है? मेरा यूजर का नाम, मेरा नाम था उसमें NIJT, क्योंकि प्रोजेक्ट में NIJT लिखा हुआ है, और पासवर्ड में भी आ जाएगा NIJT1। वन। तो ये आ गई ओके थी सर। गेट ऑफ टेली की स्क्रीन। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक तभी ऑन करो जब कुछ पूछना है या फिर आवाज़ नहीं आ रही हो। तो गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है, इस गेटवे ऑफ टैली की विंडो के अंदर ये टैली की होम स्क्रीन होती है। यहाँ पर हमें ही यहीं पे आकर हमें अकाउंटिंग करनी होती है। इस वाले सेक्शन में कंपनी का इंफॉर्मेशन पता चलता है हमें कि कंपनी का नाम क्या है। और देखो यहाँ बता रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड, मतलब अभी तक एक भी वाउचर में एंट्री पास नहीं हुई है। फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 18-19 चल रहा है, इसके अंतर्गत मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। इस डेट में मैं अभी हूँ 1 अप्रैल 2018। तो ये सब चीज़ें टैली के अंदर में डिस्प्ले होती है। अब बात करते हैं
प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इतना सा भी करवाया था कि कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को ऑल्टर करना, बैकअप डिलीट करना, रिस्टोर करना। ठीक है, तो बैकअप और डिलीट कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कंपनी को ऑल्टर कैसे करते हैं। कंपनी को ऑल्टर करने का मतलब होता है कंपनी के अंदर नाम डिटेल्स में चेंजेस करना। उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में सब शॉर्टकट कीज हैं। इन शॉर्टकट कीज से क्या होता है, इस वाले बटन से होता है कंपनी सेलेक्ट, इससे होती है कंपनी बंद, इससे आप डेट चेंज कर सकते हो, इससे आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। इस वाले से कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर ही आप बैकअप रिस्टोर डिलीट कर सकते हो। F11 से कंपनी फीचर्स आते हैं और F12 से कॉन्फ़िगर होता है टैली। तो अभी हम क्या करेंगे, ये करेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन। इस पे क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद नीचे ऑल्टर का बटन आएगा, ये वाला है, इस पे जाओ, एंटर दबाओ। एंटर दबाते ही लिस्ट ऑफ कंपनीज आएगा, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो। और एंटर करते ही देखो हम स्क्रीन में आ गए, ये होती कंपनी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन। यहाँ पे आके आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप वो कर सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सब डिफाइन कर रखा है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो आप लेसन 1 जब कंपनी क्रिएशन का करोगे तो इतने हिस्से में तो आप अपनी कंपनी को बना लोगे, यहाँ तक तो अपनी कंपनी क्रिएट करोगे। तो उसके बाद आपको अगले चरण में बोलेगा ऑल्ट F3 दबाकर ऑल्टर पे जाओ और पिन कोड चेंज करो। तो यहाँ से आप सीख जाओगे ऑल्टर करना। फिर आपको बोलेगा बैकअप लेने को, तो बैकअप लेना भी मैं सिखाया था। बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप लेने के लिए आपको इसी कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो पे रहना है और यहीं पे नीचे फीचर आता है बैकअप का, एंटर करिए। बैकअप की विंडो आएगी और यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन पूछेगा। सोर्स का मतलब होता है जहाँ पर आपकी लोकेशन, जहाँ पे आपकी कंपनियां सारी सेव हैं। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर आपको बैकअप चाहिए। तो जहाँ ये प्रोजेक्ट कह रहा है वहीं पे आप बैकअप डालना। जैसे कह रहा है कि डी ड्राइव के अंदर NIJT नाम का फोल्डर बना दो, डी ड्राइव के अंदर NIJT नाम का फोल्डर बना दो, तो वो क्या करेगा, उसी लोकेशन के अंदर कंपनी का बैकअप सेव कर देगा। वो आपको यहाँ पे डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको मिटाने के लिए बैक स्पेस करके मिटाते हैं, पर आपको बैक स्पेस नहीं करना है। आपको इसी के ऊपर लिख देना है डी रेशियो स्लैश NIJT। ऐसे ये तरीका होता है कंप्यूटर के अंदर लोकेशन डिफाइन करने का। और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। आप अपनी कंपनी को ढूंढ सकते हो, छाट सकते हो। ठीक है, और कंपनी को जैसे आपने सेलेक्ट करा, मान लीजिए मुझे इस वाली कंपनी का बैकअप लेना है, एंटर करो उसको और फिर यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर दो और एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके एंटर कर दो। तो इससे क्या होगा, बैकअप क्रिएट हो जाएगा। बस रिस्टोर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिस्टोर कब करते हैं, जब कंपनी डिलीट कर दोगे तो ऑल्ट पे जाकर आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ टी दबाना है। ऑल्ट डी दबाते ही कंपनी में डिलीट की विंडो आ जाती है और यहाँ से आप कंपनी को डिलीट कर सकते हो। और रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर नीचे बैकअप के नीचे बटन आता है रिस्टोर, इस पर आप एंटर करोगे तो रिस्टोर करने के लिए आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये सोर्स, रिस्टोर के टाइम पे सोर्स पे लोकेशन डालते हैं, बैकअप के टाइम पे डेस्टिनेशन पे लोकेशन डालते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां हमें सेव करना है बैकअप, और सोर्स का मतलब होता है जहां हमें जिस लोकेशन को उठाना है। ध्यान रखना, सोर्स का मतलब एक्सेस करना उस लोकेशन को जहां हमारी फाइल है, और डेस्टिनेशन का मतलब सेव करना फाइल को जिस लोकेशन में। तो सोर्स मतलब उठाना, डेस्टिनेशन मतलब डालना। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई जब हम बाजार से टमाटर लाते हैं तो हम फ्रिज के अंदर उसे सेव करते हैं, यानी कि तब हमारा फ्रिज डेस्टिनेशन होता है। और जब हम कोई डिश बनाते हैं तो टमाटर हम एक तरीके से जो फ्रिज से निकालते हैं तो फ्रिज सोर्स बन जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, जब आप माल सेव करोगे, फ्रिज के अंदर कोई भी वेजिटेबल्स डालोगे तो फ्रिज बन जाएगा डेस्टिनेशन, और जब उससे निकालोगे तो बन जाएगा सोर्स। तो आपको उसी आधार पे सोर्स और डेस्टिनेशन को समझना है। सोर्स मतलब जहां से आप निकालते हो, डेस्टिनेशन मतलब जहां आप सेव करते हो। तो बैकअप के टाइम सर में क्यों डालना बेसिकली पड़ा हमें डेस्टिनेशन पे लोकेशन। हाँ बोलो। सर बैकअप और रिस्टोर में सोर्स डेस्टिनेशन वाइस वर्सा होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। देखो वाइस वर्सा क्या है ना, रटना हो गया। और अब मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वाइस वर्सा गलती से ये समझ लिया कि भैया रिस्टोर के टाइम में हमें डेस्टिनेशन डालना पड़ता है, बैकअप के टाइम में सोर्स डालना पड़ता है, ये भी तो वाइस वर्सा हुआ। तो क्यों ना हम शब्दों को ही क्लियर कर लें कि सोर्स मतलब जहाँ से उठाना है, यानी कि जहाँ से जिस लोकेशन को मैं एक्सेस करके उस फाइल को उठाना है और टैली को पढ़ाना है, और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे सेव करना है। वाइस वर्सा यू कैन से दैट, बट समझना इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे लोकेशन मान लीजिए डिलीट हो गई, ऐसे स्पेस बार दबा के, तो आपको टाइप करना भी आना चाहिए कि डी रेशियो स्लैश NIJT, एंटर। तो देखो उसने बता दिया कि इस फोल्डर के अंदर ये 3 कंपनियों का बैकअप है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप कर रखे थे। जिस कंपनी को मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, वो कंपनी वापस इस डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगी और लिस्ट ऑफ कंपनीज में दिखने लग जाएगी। तो लेसन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बेसिक से इंपॉर्टेंट
सबसे ज़्यादा होते हैं। बेसिक से ही हमारा कवर होगा टैली, ठीक है। तो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर कि कंपनी क्रिएशन के अंदर एक एक एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो अप्लाई करना, फॉलो करना एक एक स्टेप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जानबूझ के यहाँ पर पिन कोड गलत डाला गया है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पिन कोड है देखो वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का पिन कोड होता है 7 से स्टार्ट। ऐसा जान के करा है, तो आप ये गलती करो, इसको ऐसे ही करो, फिर यहाँ पर ऑल्ट F3 दबा कर उस गलती को सुधारो, पिन कोड सही करो। उसके बाद बैकअप लो। क्यों लो बैकअप? क्योंकि जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे, कोई भी काम कंप्लीट करोगे, तो बैकअप जरूर लेना चाहिए। फिर कंपनी को चोर बनकर डिलीट कर दो। ऐसा सोचो कि मैं चोर हूँ, उस टाइम पे डिलीट कर दो, और फिर हीरो बन के उसको रिस्टोर कर दो, ये सोचो मैं हीरो हूँ, और वापस वो आ जाएगी। फिर लास्ट पे आपको डायरेक्टरी चेक करना आना चाहिए। डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं? बहुत ही सिंपल है। विंडो की के साथ आर दबाओ तो रन कमांड आता है। अब इस रन कमांड के अंदर हम लोकेशन कोई भी टाइप करेंगे तो उस लोकेशन पे हम जंप कर सकते हैं। तो इसी लोकेशन को यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे सी रेशियो स्लैश यू का मतलब होता है यूजर्स, फिर स्लैश का मतलब पब्लिक जाना है हमें, फिर पहली आपको यहीं पे लोकेशन मिल गई पूरी की पूरी। इस लोकेशन को सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। सारी कंपनियां टैली की यही सेव होती है। बस दैट्स इट। लेसन नंबर 1 इतना ही था। बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। अब लेसन नंबर 2 को समझने से पहले मैं आपको एक फाइल समझाऊंगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। लेसन नंबर 1 में हमने 5 चीज़ें ऑलरेडी सीख ली हैं, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था और इस क्लास में भी पढ़ा दिया कि पहले तो कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर हम ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है कंपनी का नाम वगैरह चेंजेस करना। बैकअप लेते हैं, बैकअप का मतलब होता है कंपनी को डुप्लीकेट उसकी कॉपी बनाना। डिलीट का मतलब हो गया कंपनी का पूरा एग्जिस्टेंस मिटाना। और रीस्टोर का मतलब होता है वापस उस एग्जिस्टेंस को क्रिएट करना बैकअप के थ्रू। फिर हमने डायरेक्टरी चेक करी। डायरेक्टरी मतलब है लोकेशन जहाँ पे कंपनी सेव करते हैं। अब चलिए मैं वो आपको चीज़ सिखाता हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था कि कैसे हम अपनी कंपनी को बाय डिफॉल्ट सबसे पहले सिखा सकते हैं। तो ये मैं पहले सिखाऊं या फिर मैं लेसन नंबर 2 पढ़ाऊँ? बताइए बताइए भाई, दोनों के दोनों। पहले मैं ये सिखाऊं कि कंपनी पहले टैली खोलने के बाद आपकी कंपनी आई, ये कैसे होता है ये मैं सिखाऊं, या फिर मैं लेसन नंबर 2 पढ़ाऊं? सर जी जो आपको बताइए बेस्ट लगे, संदीप जी और नमन जी। जो आपको बेस्ट लगे। बिल्कुल सर। हेलो। अरे अरे ये तो बिल्कुल सेंटी हो गए। चलिए ठीक है। अब मैं आपको इन्होंने मुझे दुविधा में डाल दिया है। ठीक है जी। गेटवे ऑफ टैली के अंदर चलो मैं सीख ही लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे हम अपनी कंपनी को जब भी टैली खोलें हमेशा हमारी कंपनी ही आए, ये कैसे करते हैं? इसके लिए आपको सबसे नीचे दाएं तरफ ये दिखेगा एक बटन F12 कॉन्फ़िगर। अगर आप कॉन्फ़िगर के इस F12 बटन पे क्लिक करते हो, F12 बटन आप कीबोर्ड से भी दबा सकते हो, एक फंक्शन की का बटन होता है। अगर आपने इसको प्रेस करा तो टैली की कॉन्फ़िगरेशंस खुल जाएंगी। अगर आपके लैपटॉप में F12 दबाते ही ऐसे होता है जैसे मेरे लैपटॉप में हो रहा है, देखो ऐसे आवाज बढ़ रही है कम हो रही है F12 दबाते ही, तो समझ जाना आपको वो F12 FN से दबाना है। यानी कि आपके लैपटॉप के अंदर वो F12 के दो बटन है एक तरीके से, एक तो है साउंड इंक्रीज करने का और एक खुद का F12, मतलब जो उसका खुद का नाम है F12। वो बटन दो कामों के लिए यूज होता है, एक F12 और एक आवाज बढ़ाने के लिए। तो आप FN की दबाकर उस F12 के बटन को दबाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग समझते सर मैंने F12 ट्राई किया था, आवाज बढ़ रही थी, फिर कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ करा ही नहीं। ठीक है, तो आपको वो F12 FN के साथ दबाना है। FN का बटन मिल जाएगा आपको कंट्रोल के जस्ट राइट हैंड साइड में, विंडोज के सब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लैपटॉप के अंदर। कुछ लोग इंटरव्यू में इस वजह से फेल हो जाते हैं डर के मारे। उनसे बोला जाता है कि टैली के अंदर चलो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करो, वो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, अब बेचारे रिसिप्ट वाउचर लेना चाहते हैं। तो देखो क्या करते हैं वो जब F6 दबाते हैं तो F6 दबाकर क्या होता है, कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं लैपटॉप खराब है, वो सोचते हैं कीबोर्ड खराब है, पर उनको इतना समझ में नहीं आता कि लैपटॉप के अंदर जो F6 होता है उसके शायद दो एक्सेस होते हो। या फिर चलो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करनी है, कॉन्ट्रा वाउचर जैसे पैसा बैंक में जमा करना है, तो आपको डरना नहीं है। पहली बात अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखना है। तो FN करके आप F4 दबा दीजिए, तो क्या होगा? अगर आपने केवल F4 दबाया और ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स उस लैपटॉप के अंदर F4 से ब्राइटनेस कम होती है। आपको FN के साथ F4 दबाना है तो देखो कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है समझना। अरे भाड़ में जाए, चलो कॉन्ट्रा वाउचर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ माउस से लेकर दबा दो ना, माउस से लो, क्लिक कर दो यहाँ पे। क्यों हीरो बनना है कि मुझे कीबोर्ड से आता है? माउस से दबाओ। जब आपका कीबोर्ड से वर्क नहीं हो रहा है, मान लेते हैं एक तरफ कि चलो कीबोर्ड से नहीं हो रहा है और आप माउस से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, तो शहंशाह नहीं बनना, क्लिक कर लो माउस से।
माउस को भी इज्जत दो भाई, माउस भी बहुत अच्छा एक फंक्शन है। तो माउस से आपको ये क्लियर होगा कि भाई मैं शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूँ, तो मुझे डायनेमिक होना है, मुझे पूरी तरीके से एक तरीके से समझ रहे हो ना, कि थिंकिंग ये नहीं रखनी है कि भाई मैं एक ही तरीके से चलूंगा, ठीक है, आपको तो डायनेमिक बनना है। तो देखो यहाँ पे सब शॉर्टकट की गिवन है, आप जिसको दबाओगे वो वाउचर आ जाएगा। तो क्यों हम पंगे ले रहे हैं बिना मतलब लैपटॉप से, जो लैपटॉप हमारा है ही नहीं। वो लैपटॉप हो सकता है किसी ओनर का हो, जानबूझ के आपको ट्रिक में फंसाना चाह रहा हो, आपको अपना दिमाग लगाना है। तो तो मैं बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन का जो पर्यायवाची है वो सेटिंग्स होता है। सबसे नीचे दाईं तरफ F12 कॉन्फ़िगर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपको एक विंडो मिलेगी टैली की, जिसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बटन होता है, इसको बोलते हैं डेटा कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला बटन आपको दिखेगा डेटा कॉन्फ़िगरेशन का, इसके अंदर जाओ और इसमें आपको कुछ राज की बातें दिखेंगी जो मैं शुरुआती क्लासेस में नहीं बताता हूँ, पर बता रहा हूँ आपको। डेटा कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन के अंदर आपको दिखेगा सबसे पहले डायरेक्टरी। क्यों आपकी टैली की सारी कंपनियां इसी लोकेशन में सेव होती हैं? क्योंकि वो सारी सेटिंग यहीं से अप्लाइड है। लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी टैली की फाइल्स हैं, कंपनीज हैं, वो इसी लोकेशन में सेव होनी चाहिए। ये ऑलरेडी सेट कर रखा है, देखो यहाँ से। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपकी सारी कंपनियां उसी लोकेशन में सेव होगी जहां आप चाहते हो। मान लीजिए आप चाहते हो सी नहीं डी ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ पर आप डी रेशियो लिखो, पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पंगे नहीं लेने, इसको ऐसे ही रहने देना है, ये तो बस जानकारी के लिए है। फिर आता है लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल्स। देखिए ये वह लोकेशन है जहां पर आपकी सारी की सारी फाइल्स एक्सपोर्ट होंगी। जब मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा टैली में, तब आपकी फाइल्स एक्सेल की, टैली की बैलेंस शीट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट की भी लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हो, जो बहुत फायदेमंद होता है उस टाइम पे जब आप कंपनी के अंदर रिपोर्टिंग्स करते हो, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स का। मान लीजिए आपने कंपनी में वर्क करा, 31 मार्च को आप क्लोजिंग कर रहे हो, आपको बैलेंस शीट, पी एंड एल, रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट समरी, आउटस्टैंडिंग्स, कैश बुक, सबका प्रिंट आउट निकालना है। बट उसके लिए प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, या फिर कई बार हमें मेल करना होता है रिपोर्ट्स को, तो उस टाइम पे आप उस फाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक लोकेशन सेट करोगे। जैसे एक स्टूडेंट है गायत्री, उसने देखो कि कैसी लोकेशन डिफाइन करी है, जीएसटी गायत्री गुंडी रिपोर्ट एक्सपोर्ट्स, मतलब ऐसे करके उस बेचारी ने नाम दे रखा है, नादान है लड़की। तो ऐसे करके आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। अब वो कौन सा फीचर है जिसका मैं बात कर रहा था, मैं उस पर भी चलते हैं। टैली के अंदर जब भी हम टैली खोलेंगे, हम फैसला कर सकते हैं कि टैली में कोई ना कोई कंपनी लोड होनी चाहिए। अगर आप इस ऑप्शन को नो कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कंपनी खुलनी चाहिए स्टार्टअप में। स्टार्टअप मतलब टैली जब मैं खोलूं तो क्या कंपनी खुलनी चाहिए? अगर आपने इसको यस बोल दिया है तो इसका मतलब है हाँ खुलनी चाहिए। अगर आप इसको नो बोलते हो तो नो का मतलब है नहीं खुलनी चाहिए। सिंपल। टैली के अंदर अगर आप चाहते हो मैं टैली खोलूं, कोई भी कंपनी ना खुले दिखे, खुली दिखाई दे, कोई भी कंपनी ना खुल, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी कंपनी ना खुली दिखे, तो हम नो कर देंगे। अगर हम इसे यस करते हैं तो टैली में बाय डिफॉल्ट जब भी हम टैली खोलेंगे कोई ना कोई कंपनी खुली दिखाई देगी। और आप नीचे वाले यहाँ से जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी वो कंपनी है जो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट मुझे हमेशा ओपन दिखाई दे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 10,002 नाम से प्रियंका रावत प्राइवेट लिमिटेड। यही वजह है कि जब भी मैं टैली खोलता हूँ, इन मैडम की कंपनी पहले खुलती है, जो मेरी एक स्टूडेंट है। तो आप अपने नाम से कंपनी जो आपने बनाई है AA से, जो हमने अभी अभी क्रिएट कर रहे हैं, 22 अप्रैल का प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे थे, तो 22 अप्रैल से मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो। 22 अप्रैल, ये रहा देखो, ये 10,060 कोड से आकाश कुलियल प्राइवेट लिमिटेड 22 अप्रैल 2020, जो परसों कंपनी बनाई थी। अब अगर मैं इसे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आ गया, देखो इसे भी एंटर करता हूँ, यही कंपनी मेरी ओपन होगी जब मैं टैली चलाऊंगा। चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने पूरा सेव कर दी स्क्रीन। सेव करने के बाद टैली रीस्टार्ट मांगेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए टैली रीस्टार्ट मांगता है। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए? आ गए हैं तो यस बोलिए। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो अब हम इसमें एंटर कर देंगे। एंटर करते ही टैली रीस्टार्ट मांगेगा, कह रहा है डू यू वांट टू रीस्टार्ट टैली RP9 फॉर द चेंजेस टू हैव इफेक्ट। हमने कहा बिल्कुल, एंटर कर दीजिए इसे। जैसे आप एंटर करेंगे थोड़ा सा वेट करना, आपको लगेगा कि वो एंटर नहीं हो रखा, बट वो हो चुका है। तो बिना बात में यस पे क्लिक मत करना, वो लोड हो रहा है देखो अभी। और जैसे ही लोड हुआ, आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाकर एंटर करना है।
तो देखिए आपकी अब कंपनी ओपन होगी। हमेशा जब भी आप टैली चलाएंगे आपकी यही कंपनी ओपन होगी और आपको कभी भी कंपनी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज आज क्या बताता हूँ, जिस कंपनीज में हम वर्क करते थे वहां पर क्या प्रॉब्लम थी क्या बताऊँ मैं आपको। वहां पर आज भी करीबन 1 साल हो गया वहां से मुझे छोड़े हुए, आज भी वहां पर जब भी टैली चलाते हैं तो एक अजीबोगरीब कंपनी ओपन होती है और आज तक वो कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने हटाई नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं वो हटाते कैसे हैं। और किसी ने सवाल भी नहीं उठाया, कोई बोलता ही नहीं है कि टैली चलाते हुए यही कंपनी भी ओपन होती है। मान लेते हैं कोई टैली चला रहा है अकाउंटेंट, उसको वर्क करना है केजी एसोसिएट्स वाली कंपनी में, पर कंपनी खुल रही है एबीसी वाली, हर बार एबीसी खुल रही है, तो वो क्या करता है, देखो मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वो क्या करता है, यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जाता है और यहाँ से अपनी केजी एसोसिएट्स की कंपनी खोलता है और एंटर करता है ऐसे। मान लेते हैं वो एवीएस एंटरप्राइजेस, तो अब वो काम किस में कर रहा है, एवीएस एंटरप्राइजेस में। बट कई बार गलती से क्या होता है कि उसका बटन यहाँ चले आता है इस पे, और वो काम कर बैठता है गलती से इस कंपनी में। समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता रहा हूँ। आपको भी लग रहा है आप एवीएस एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी गलती ही नहीं पता चली कि आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया। समझ रहे हो। तो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको शायद आप भविष्य में जाकर आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं भाई, इससे पता चलता है सामने वाले की कितनी अवेयरनेस है काम को लेकर। यही से मैंने आपको एक और चीज सिखा दी कि कैसे टैली में 2 कंपनियां ओपन कर सकते हैं। देखो अभी 2 कंपनियां ओपन है, ठीक है। एक है एवीएस एंटरप्राइजेस और एक है ये वाली आकाश क्लियर वाली। तो जिस भी कंपनी में आपको काम करना है उस कंपनी में आप ऐसे माउस का बटन लेके क्लिक कर सकते हो, तो देखो वो कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए आपको 1 2 3 और भी कंपनियां ओपन करनी है, तो आप यहाँ पर जाइए सेलेक्ट कंपनी के बटन पे और यहाँ से आप कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी करनी है और एंटर कर दीजिए। देखिए अब 3 कंपनियां सेलेक्ट हो गई हैं, 3 कंपनियां खुली हैं और एक सेलेक्ट है डूक एंड एंटरप्राइज। कंपनियां बंद करनी है तो शट कंपनी के बटन पे क्लिक करो, जिस कंपनी को बंद करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर दबा दो, सिंपल। शॉर्टकट की से करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, करो ना, ऑल्ट के साथ F1 करो ना, कोरोना में तो करो ना, एंटर। तो लो जी, नेम ऑफ कंपनी आ गई है। बस तो हमने पूरी तरीके से लेसन नंबर 1 को हमने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब लेसन नंबर 2 के अंदर लेजर्स एंड ग्रुप्स को जरा समझ लेते हैं, क्या है लेजर्स एंड ग्रुप्स, देखते हैं जरा। लेट्स गो। तो लेजर्स एंड ग्रुप्स को समझने के लिए मुझे आपको एक डिटेल दिखानी पड़ेगी। हम्म, शायद इसमें होना चाहिए। ये रहा। हाय रामा। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान समझना। पूरा का पूरा टैली में सिखा रहा हूँ एक बारी में आज। 20 मिनट हमारे पास अभी भी। तो देखिए ध्यान से, यह है टैली RP9 के ग्रुप्स। इन टैली RP9 के ग्रुप्स के अंदर जैसे कि आपको देख रहा है, मैंने 4 भागों में इनको विभाजित कर रखा है। असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम। देखिए 4 चीजें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, मैंने पहले भी बच्चों को समझाया है। एक होता है एसेट, दूसरा होता है लाइबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस, चौथा इनकम।
एक्सपेंस और इनकम को समझने के बाद कोई भी पर्सन P&L बना सकता है कंपनी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किसी भी ओनर को अगर लाभ और हानि जानना है तो P&L के पीछे वो पड़ा रहता है कि P&L में क्या आ रहा है P&L में। तो P&L को आप बना सकते हो अगर आपको एक्सपेंस और इनकम के बारे में पूरी तरीके से पता है। और असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में अगर पूरी तरीके से पता है तो आप बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हो। यही दो मुख्य रिपोर्ट होती है अकाउंटिंग की, और कोई नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेट्स से। देखो, असेट्स के अंदर जो डेबिट होता है उसको प्लस बोलते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको माइनस बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट मैंने पहले ही बताया है, ये प्लस और माइनस को दिखाने के तरीके हैं, बस और कुछ नहीं है। और टैली के अंदर जो असेट्स के ग्रुप्स होते हैं, अब उसे समझ लीजिए। टैली में एक ग्रुप है असेट का जिसका नाम है फिक्स्ड असेट्स। इस ग्रुप को आप तब सेलेक्ट करते हो जब आपकी कोई ऐसी असेट है जो 1 साल से ज़्यादा चलती है। ज़्यादातर इस नाम से इस ग्रुप को हम तब सेलेक्ट करते हैं उस असेट के लिए जिसको हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, जो हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट्स नाम के असेट का तब यूटिलाइजेशन करते हैं जब हमने पैसा कहीं लगाया हुआ हो। मान लीजिए आपने शेयर्स खरीद रखे हैं या फिर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, सो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप का यूज करते हैं। ये सबके सब लेजर्स नहीं है, ये ग्रुप्स हैं। ये लेजर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। और अगर आपने ग्रुप नहीं सीखा टैली के अंदर, ये ग्रुप्स नहीं सीखे, तो आप टैली के अंदर कभी भी अपनी रिपोर्ट्स को समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? अब आप बोल रहे हो कि भाई असेट को असेट बोलो ना, क्या दिक्कत है? मैं भी कह रहा हूँ असेट को असेट बोलो, कौन मना कर रहा है? बट असेट को क्लासीफाई भी करो। अगर आपने असेट को क्लासीफाई नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल के सामने 2000 बच्चे हैं, अब वो कह रहा है बच्चा तो बच्चा है ना, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ा दो इसे। तो भाई बच्चों को क्लासेस के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अगर बच्चों को क्लासीफाई नहीं किया तो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा एक पर्टिकुलर स्टडी का, टीचर फोकस करके नहीं पढ़ा पाएगा। उसी तरीके से एक जैसे प्रकार की चीज़ों को हमेशा क्लासिफाई करना चाहिए, और ये वो नाम है जिस नाम से आप अपनी एसेट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट वह नाम है जिससे वो एसेट क्लासिफाइड होंगी, क्लासिफाइड मतलब विभाजित होंगी, जो 1 साल से ज़्यादा चलती है। इन्वेस्टमेंट्स वह नाम है जिस नाम से वह एसेट क्लासिफाइड होंगी, जिसके तहत हम इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, पैसा हमने जो लगाया है वो दिखाते हैं। करंट एसेट्स वह एसेट्स होती है जो 1 साल से कम चलती है। मिसलेनियस एक्सपेंस वाली एसेट्स वो होती हैं जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो हमारे लिए एक्सपेंस भी नहीं हो सकते पूरी तरीके से और असेट भी नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे कंपनी शुरुआत करते हैं, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करा, ठीक है, तो वो खर्चा कंपनी के स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसमें आपने डायरेक्टर को फीस पे करी, ठीक है, और ड्राफ्ट के लिए पे करा, तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट्स एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट्स दिखाते हैं। देखो, बैंक अकाउंट्स के ब्रैकेट में सीए लिखा हुआ है, सीए का मतलब होता है करंट असेट। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो असेट है ये करंट असेट के अंदर आती है। अरे आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सुन तो रहे हैं ना दोनों के दोनों? यस सर। ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही आपस में बात कर लूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट्स, नहीं कैश सर। इन हैंड, सन्डी डेटर्स, डिपॉजिट्स, ओके, लोन्स एंड एडवांसेस एंड स्टॉक इन हैंड। ध्यान रखना है जितने भी अब आपको ग्रुप ये दिख रहे हैं इन सबके ब्रैकेट में सीए 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 लिखा हुआ है। सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, सीए का मतलब है करंट एसेट्स। करंट एसेट। यानी कि टैली के, हाँ, टैली के अंदर करंट एसेट के अंदर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं जानबूझ के, क्योंकि करंट एसेट भी कई प्रकार की होती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, उसके 3 खाते हैं, एसबीआई में भी है, पीएनबी में भी है, प्लस उसका एक खाता डिफरेंट उसमें है, डिफरेंट बैंक में है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उन सभी खातों को करंट एसेट के अंदर नहीं डालेगा, वो उन सब खातों को बैंक अकाउंट्स के अंदर डालेगा, वो बैंक अकाउंट जो करंट एसेट के अंदर ही आता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसको बैंक का टोटल बैलेंस दिखेगा। यानी कि जब वो बैंक अकाउंट को देखने के लिए जाएगा तो उसको टोटल दिख जाएगा अपने बैंक का बैलेंस। ये कब होगा, जब उन खातों को वो सही ग्रुप में डालेगा। ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। टैली के अंदर ग्रुप सीखने का मेन पर्पस रिपोर्ट्स को क्लासिफाइड करना ही है। और कैश इन हैंड भी देखो इस तरीके से, सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट के देखो ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसके अंदर आ रहा है, डेटर्स, लोन्स, एडवांसेस और ये। चलो इस सच को देखने चलते हैं, ये सच है या झूठ है भी पता चल जाएगा। टैली में जाओ, टैली के अंदर मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन आता है, वहां एंटर करो। एंटर करते ही यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप्स और लेजर्स। तो आपको ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स के अंदर आपको दिखेंगे 3 बटन, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप को देखने के लिए, और ऑल्टर का इस्तेमाल करते हैं चेंजेस करने के लिए।
क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। तो मैं करूंगा डिस्प्ले, क्योंकि मैं तो देखने के लिए आया हूँ। मैं डिस्प्ले करने गया तो पहला जो ग्रुप था असेट का वो था फिक्स्ड असेट्स। तो देखो मैंने यहाँ पर F दबाया तो फिक्स्ड असेट का ग्रुप आया। ये लेजर नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है वह नाम जिसके अंडर लेजर आता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड असेट्स का नाम है, इसका नेचर है असेट्स, और ये है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी ग्रुप है। जो ग्रुप अपने आप में ग्रुप होते हैं, किसी के अंडर नहीं आते, यानी कि जो ग्रुप शेयर होते हैं, शेयर मतलब जो किसी के अंडर नहीं आते, तो वो होते हैं प्राइमरी ग्रुप। इसी तरीके से मैं और भी ग्रुप्स ढूंढता हूँ, जैसे कि और भी ग्रुप्स थे। इन्वेस्टमेंट्स था, ये भी चलते हैं देखने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैंने आई दबाया तो यहाँ पर देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट्स, एंटर करा तो देखो ये भी प्राइमरी आ रहा है। ये किसी के अंडर नहीं आ रहा है, ये अपने आप में ही ग्रुप है। उसके बाद अगला ग्रुप आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट भी देखने चलते हैं। करंट एसेट देखने चलता हूँ मैंने दबाया CUR, फिर गया मैं करंट एसेट के अंदर, एंटर किया तो देखो करंट एसेट का ग्रुप दिख रहा है प्राइमरी, और ये भी एसेट का नेचर है। तो ये जितने भी ग्रुप्स मैंने भी एंटर करे, ये सब के सब प्राइमरी ग्रुप्स थे। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स की। सेकेंडरी ग्रुप्स वे होते हैं जो प्राइमरी के अंडर आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट करंट एसेट के अंदर आ रहा है। चलो इसे देखने चलते हैं। मैंने यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर गया और मैंने BANK लिखा और बैंक अकाउंट चूज करा। मैंने एंटर किया तो देखो आपको दिखेगा कि बैंक अकाउंट्स अंडर करंट एसेट्स आ रहा है। अंडर करंट एसेट्स बोले तो ये करंट एसेट के अंदर आता है, और करंट एसेट के जो अंदर ये आया है यही इसकी पहचान है। इसी तरीके से बाकी अकाउंट भी आप देख सकते हो। बैंक अकाउंट्स के बाद जैसे कि सन्डी डेटर्स एक ग्रुप है, सन्डी डेटर्स भी ग्रुप है। मैंने एंटर किया तो देखो सन्डी डेटर जो ग्रुप है ये भी करंट एसेट के अंदर आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है लेजर को सही ग्रुप में डालना। ये भी जरूरी है समझना आपके लिए कि ये जो मैं ग्रुप 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 कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं इतना। लेजर को सही ग्रुप में डालना क्यों जरूरी है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना। अगर मैं लेजर्स पे गया, अब मैंने लेजर क्रिएट करा मान लीजिए, तो लेजर का नाम मैंने रखा SBI। अब SBI को मैंने करंट एसेट के अंदर डाला। डालना तो मुझे बैंक अकाउंट के अंदर चाहिए, पर मैंने डाला है इसको करंट एसेट के अंदर। ये भी मैं लेजर बना रहा हूँ किसका, SBI का। और करंट एसेट के अंदर डालते ही मैंने एंटर किया और सबसे नीचे मैं ओपनिंग बैलेंस पे आ गया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ मैंने मान लीजिए 1.5 लाख रुपए डाला कि 1.5 लाख रुपए मेरा ना पिछले साल का बैलेंस था SBI का। मैंने इसको सेव करा। अब करता हूँ मैं PNB। मैंने अगला लेजर बनाया PNB के नाम का, पंजाब नेशनल बैंक, कि इसमें भी मेरा खाता है। इसको भी करंट एसेट के अंदर डाला और इसको सबसे नीचे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे दिया 3,60,000 रुपए की। 3,60,000 रुपए इस वाले अकाउंट में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है। और अब मैं बनाऊंगा एक और खाता जो है BOI। BOI का मतलब बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मैंने करंट एसेट के अंदर नहीं डाला, मैंने इसको डाला बैंक अकाउंट के अंदर। तो क्या होगा इससे, करंट एसेट के अंदर डाल दे। मैंने, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा करंट एसेट के अंदर डालने क्या दिक्कत है आकाश, बैंक अकाउंट्स के अंदर डालने की जरूरत है। मैंने कहा चल चेक करते हैं यार। तो मैंने जब बैंक अकाउंट्स के अंदर डाला तो आप ध्यान से देखना, जब बैंक अकाउंट्स के अंदर मैंने इसको डाला तो यहाँ नीचे देखो करंट एसेट्स दिखा रहा है, ये ब्रैकेट में आ रहा है, प्लस अकाउंट नंबर भी दिखा रहा है। देखो कि आप अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो, आप ब्रांच डाल सकते हो, आप चेक बुक डिफाइन कर सकते हो, इसकी चेक लीव्स कितनी है, चेक लीव्स आप डिफाइन कर सकते हो कि जब आप पेमेंट करोगे तो कौन सी चेक लीव यूज होगी। तो ये सब कर सकते हैं। इसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस तो अभी बैलेंस पे है। तो मैं एंटर करके नीचे आया ओपनिंग बैलेंस जानने के लिए, और मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा सिंपली। तो अभी आपके सामने मैंने 3 खाते बनाए टैली के। एक बनाया मैंने SBI, दूसरा बनाया मैंने PNB और तीसरा बनाया मैंने BOI। अब देखता हूँ जो मैंने बात की थी आपसे कि लेजर को सही ग्रुप में डालना पड़ता है जिससे हमें रिपोर्ट्स क्लासिफाइड दिखे, उसका मतलब क्या है देखते हैं जवाब। अगर आप एस्केप करके बैलेंस शीट में जाओगे, ऐसे बैलेंस शीट वह है रिपोर्ट जिससे हमें असेट्स और लाइबिलिटीज दिखती हैं। अगर आप इस पे एंटर करते हो तो एंटर करते ही देखो ध्यान से राइट हैंड साइड में आपको करंट एसेट का टोटल दिखेगा 6,10,000 रुपए। समझ में आया, करंट एसेट्स का टोटल दिख रहा है 6,10,000 रुपए। मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी असेट्स हैं उन उसका पैसा है टोटल 6,10,000 रुपए असेट्स का, और उस असेट के अंदर जो असेट का नाम है वो है करंट एसेट्स 6,10,000 रुपए। अब क्या लगता है आपको, ओनर ये नहीं जानना चाहेगा कि वो करंट एसेट कौन सी है? तो अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस वाले बटन पे क्लिक करेगा, इसको बोलते हैं डिटेल्ड। डिटेल्ड से क्या होता है, या फिर ऑल्ट F1 इसका शॉर्टकट की है। अगर आप इस बटन को दबाते हो तो ये डिटेल पे खुल जाएगा। ऐसे पहले बंद था अब खुल जाएगा, पहले बंद था अब खुल जाएगा। तो करंट एसेट के अंदर चीजें क्या क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो कुछ मैंने डाला ही नहीं। कैश इन हैंड मैंने कुछ डाला ही नहीं। अब देखो बैंक अकाउंट दिख रहा है 1 लाख रुपए,
इससे मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरे बैंक के खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं, परंतु पीएनबी और एसबीआई देखो अलग अलग आ रहे हैं। देख पा रहे हैं, पीएनबी अलग आ रहा है, एसबीआई अलग आ रहा है। क्या पीएनबी और एसबीआई मेरे बैंक अकाउंट नहीं है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने पीएनबी और एसबीआई को करंट एसेट के अंदर डाला था। आपने पीएनबी और एसबीआई को करंट एसेट के अंदर डाला था, इसीलिए ये बाहर दिख रहे हैं आपको ऐसे। और क्योंकि आपने बैंक अकाउंट्स के अंदर बीओआई को डाला था, जब बीओआई का लेजर बनाया था तो आपने बैंक अकाउंट के अंदर उसे डाला था, इसीलिए बीओआई आपको बैंक अकाउंट्स के अंदर ही दिख रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो मेरा खाता है बैंक का, उसमें 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। परंतु इन दोनों को टोटल करने में आपको टाइम लगेगा, देखने में भी समय लग रहा है और अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा। इस वजह से ही लेजर को सही ग्रुप में डाला जाता है। मान लेते हैं मैंने टैली के अंदर मैंने अब क्या करा, तो मैंने वो बीओआई का खाता था, बीवाई के खाते को मैंने करंट एसेट में ही डाल दिया। ऐसे मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, करंट एसेट में डालो, और करंट एसेट के ग्रुप में डाल के मैंने इसको सेव करा पूरा। अब सेव करने से क्या हुआ, जब मैं बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा गाइस, तो करंट एसेट 6,10,000 रुपये तो दिखेगा। अब मैं इसको डिटेल करूंगा तो मुझे डिटेल करने के बाद तीनों बैंक दिखेंगे ऐसे। अब तीनों बैंक दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक बात कह रहा हूँ, रिपोर्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हो रही है, प्लस ये कोई रिपोर्ट दिखाने का तरीका भी नहीं होता। बैलेंस शीट के अंदर बैंक अकाउंट्स हमें क्लासिफाइड दिखना ही चाहिए क्योंकि वो पैसा है। अब इस वाले बैंक में 1 लाख पड़ा है, इस वाले बैंक में 3,60,000 पड़ा है, इस वाले बैंक में 1.5 लाख पड़ा है। तीनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे? तीनों एक साथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने खाता सही ग्रुप में नहीं डाला। इनका खाता करंट एसेट नहीं है, इनका खाता बैंक अकाउंट है। तो चलो इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के लिए हम एस्केप करके जाएंगे ऊपर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में, एंटर, लेजर्स में जाएंगे, एंटर। अब आप बताओ, अगर नाम परिवर्तन करना है लेजर का तो कहाँ जाते हैं? क्रिएट में, डिस्प्ले में, ऑल्टर में? क्रेडिट में। अगर हमें कोई नया लेजर बनाना है तब हम क्रिएट करते हैं, अगर हमें उस लेजर को Alter। देखना है तो डिस्प्ले, और अगर चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर। तो हम ऑल्टर में जाएंगे। सर जी, ऑल्टर पे जाकर आप बीओआई को एंटर करो, इसका ग्रुप सही करो, इसका ग्रुप है बैंक अकाउंट, तो इसको सही ग्रुप में डालते हैं। बैंक अकाउंट मैंने लिया और अब मैंने इसको एंटर करके सेव कर दिया पूरा। इसी प्रकार से जो बाकी बैंक के लेजर है उनको भी मैंने बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया। और लास्ट है एसबीआई, इसको भी मैंने बैंक अकाउंट के अंदर डाला। आज मैंने आपको जो चीज सिखाई है ना, अगर मैं आज आपको लेसन नंबर 2 भी सिखाता तब भी ये वाली चीज उसके सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि आज मैंने आपको ये बताया कि टैली के अंदर लेजर कितना जरूरी है सही ग्रुप में डालना। अब जरा चलते हैं बैलेंस शीट में देखने। जब मैं बैलेंस शीट में गया तो नॉर्मल करंट एसेट 6,10,000 ही आ रही है। मेरे दोस्त ने कहा क्या करा तूने, करके कुछ तो हुआ नहीं, 6,10,000 ही तो आ रहा है। मैंने बोला भाई ये तो देख ले, मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ तो बैंक अकाउंट्स के अंदर मुझे पूरा टोटल दिख रहा है। ये देख, तेरे वाली बैलेंस शीट के अंदर तीनों बाहर दिख रहे थे लटके हुए, और मेरे वाली में देख बैंक अकाउंट्स का क्लासिफाइड टोटल दिख रहा है और मुझे अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 6,10,000 रुपये बैलेंस है। वो कह रहा मान गया आकाश तुझे, ठीक है भाई। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, लेजर को सही ग्रुप में डालो जिससे कि आपको सही इफेक्ट दिखे। जो इफेक्ट दिखेगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपने उस लेजर को किस ग्रुप में डाला है। दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट था बताना। उसके बाद बाकी ग्रुप्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लायबिलिटीज के जो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स लायबिलिटी, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस। ये वह ग्रुप हैं जिनको आपको तब इस्तेमाल करना है जब ये उस लेजर में आएंगे जिस लेजर के तहत ये पहचाने जाते हैं। मान लेते हैं आपने ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल अकाउंट जो ओनर का होगा वो इस ग्रुप में आएगा। मान लेते हैं बिजनेस ने अपना जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में डाला तो रिजर्व का जो खाता बनेगा वो इस ग्रुप में आएगा। मान लेते हैं बिजनेस ने एक लोन लिया बैंक से, तो वो जो लोन फ्रॉम बैंक है वो इस वाले ग्रुप में आएगा, सिक्योर्ड लोन वाले ग्रुप में, इस वाले में। मान लेते हैं बिजनेस ने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया तो वह खाता अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। मान लेते हैं बिजनेस ने माल खरीदा किसी अपने सप्लायर से उधार में, तो वो सप्लायर का जो लेजर है वो इस ग्रुप में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। मान लेते हैं बिजनेस ने जीएसटी चार्ज करा अपने बिल में, तो जीएसटी किस खाते में आएगा? इस वाले ग्रुप में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। मान लेते हैं बिजनेस ने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करा, प्रोविजन क्रिएट करा किसी खर्चे को लेकर, तो वह प्रोविजन इस खाते में आएगा,
इस ग्रुप में आएगा जिसका नाम है प्रोविजंस। तो ये जितने भी मैंने आपको ग्रुप्स बताए ये लेजर्स को डिफाइन करते हैं। अगर आपने लेजर को अच्छे से डिफाइन करना चाहते हो तो उसको सही ग्रुप में डालो, तभी आप टैली सीख पाओगे। असेट्स और लायबिलिटीज मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। अगर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस की और इनकम की। एक्सपेंस के अंदर ध्यान रखना, एक होता है परचेज का खाता और एक होता है सेल्स का अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स के अंदर पहले बात करता हूँ मैं एक्सपेंस की। एक और चीज कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा एक्सपेंस का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना इनकम का होता है। एक्सपेंस और इनकम का कभी ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल का जो P&L होगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस बता रहा होगा। तो प्रॉफिट और लॉस असल में एक्सपेंस और इनकम का ही निष्कर्ष है। सही बोला मैंने? निष्कर्ष ही बोलते हैं ना? हाँ, सर निष्कर्ष अगर है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होंगे तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली में लायबिलिटीज होती हैं। जो आप आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस बता रहे हो मुझे वो एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम पे तो दिखाएंगे कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, ये हमारा वो है बैलेंस, हमें पे करना है। तो आपने वो खर्चों का आउटस्टैंडिंग क्रिएट करा होगा ना। मान लेते हैं कि आपने 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करा लोन के ऊपर, पर पे नहीं करा। तो आप उस इंटरेस्ट की एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। अब आपने इंटरेस्ट को बिल्कुल सर। डेबिट क्यों करा? क्योंकि इंटरेस्ट को डेबिट करने की वजह से उस साल में वो इंटरेस्ट खर्चा दिखेगा, और इंटरेस्ट पेबल लिखने की बिल्कुल, वजह से उस साल के अंदर वो एक लायबिलिटीज लायबिलिटी दिख बनेगी जाएगी। हमारी। बिल्कुल सर। हाँ, तो हम उसको अगले साल खर्चे में ले जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसी साल में P&L दिखना चाहिए। P&L का लेना देना अगले साल है ही नहीं। हाँ, असेट्स और लायबिलिटीज का लेना देना अगले साल है, क्योंकि मैं अपने कर्जों को, अपने दायित्वों को और अपनी पूंजी को बिल्कुल नहीं भूल सकता। एक बार हमारे मालिक ने कहा था कि आकाश जी आप कैसे भूल सकते हैं कि 1 अप्रैल से पहले इस पार्टी को हमने माल बेचा है, तो उसका पैसा नहीं लेंगे? हम उसका पैसा अवश्य लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी पूंजी और अपने दायित्व, असेट्स और लायबिलिटीज को नहीं भूल सकते। पर एक्सपेंस और इनकम जो पिछले साल का था वो पिछले साल ही रह गया, अब उसको इस साल लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि उसका निष्कर्ष यानी कि प्रॉफिट या लॉस वो ऑलरेडी हम इस साल कैरी फॉरवर्ड कर तो रहे हैं। ओके सर। तो वही चीज है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है, इनकम को हमेशा क्रेडिट करना है। एक्सपेंस जो बनेंगे या तो परचेज अकाउंट ग्रुप में बनेगा, जैसे आपने मान लीजिए माल खरीदा तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट ग्रुप में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं। मान लेते हैं किसी की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री चलाता है, तो वो फैक्ट्री के खर्चे यहाँ डालेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब भी ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं उनको आप डिफाइंड करते हो, ठीक है? उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह खर्चे होते हैं जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस आपको डिफाइन करने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक और डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ट्रेस कर सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ट्रेस नहीं कर सकते। ट्रेस बोले तो आप ये बता सकते हो कि कितने अंडों से केक बना, पर आप ये नहीं बता सकते कि जहां केक बना, जिस फैक्ट्री में बना, कितना रेंट लगने के बाद एक केक बनेगा, ये नहीं बता सकते। कितना बिजली इस्तेमाल होने के बाद एक केक बना, ये नहीं बता सकते, ठीक है? तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? वह खर्चा जो ये बताए कि प्रोडक्ट बनने में कितना रॉ मटेरियल लगा, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और वह खर्चा जो उसकी सेल को प्रमोट करने के लिए होता है, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ये धीरे धीरे करके क्लास में हमारा कवर भी होता रहेगा। इनकम के अंदर आपके 3 ग्रुप होते हैं, सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ये आपको बनाना पड़ता है। ये ग्रुप्स जो लेजर्स होते हैं इन्हीं ग्रुप्स के अंदर डालने पड़ते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो। उसके बाद मैं आपको होमवर्क में दूंगा ये एक शीट, इसमें आपको पूरा बता रखा है कि कौन सा खाता किस ग्रुप में जाता है। जैसे कि तीनों के तीनों खाते बैंक अकाउंट ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है? ये दोनों के दोनों खाते कैश इन हैंड ग्रुप में जा रहे हैं, ये सारे खाते डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जा रहे हैं। तो ये मैं आपसे परसों पूछूंगा भी कि कौन सा खाता किस ग्रुप में जा रहा है। जैसे कि ये सारे के सारे खाते जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? क्योंकि इनका नेचर जो है वो ऑफिस के खर्चे हैं। ये सारे के सारे जो खाते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब के सब आपके जा रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम में। तो आप ये शीट अच्छे से पढ़ लेना, एक ये वाली शीट और एक ये वाली शीट। इसको आप दोनों को अच्छे से अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको टैली अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी टेक्निकली कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, ट्रबल शूट प्रॉब्लम चल रही है हमारे एरिया में, और मैं जैसे तैसे करके अभी क्लासेस ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनकेस क्लासेस नहीं हो पाती तो अपने होमवर्क्स में से बस लिंक पर रहना, और कुछ नहीं है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें इसमें मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, कंपनी की तरफ से इंटरनेट का इशू है। हॉटस्पॉट से मैं फिलहाल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नेट को। बाकी आपका जो होमवर्क है
वो मैं आपको ये वाली शीट एक दूंगा और ये एक मैं शीट दूंगा व्हाट्सएप के अंदर, और व्हाट्सएप के अंदर आप वो शीट को समझ लेना है और इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो आपको टैली का लेसन 1 कर लेना है अच्छे से, और लेसन नंबर 2 अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैंने आज आपको ये भी ओके सिखाया कि सर। टैली के अंदर कैसे हम बाय डिफॉल्ट कंपनी ओपन कर सकते हैं, ये भी आज हमने सीखा। ठीक है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लेना। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, क्वालिटी लेवल की बात भी करी, कैसे हमें क्वालिटी लेवल पे अपने वर्क को ले जाना है, कैसे हमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूरा रैप अप करके इस वीडियो में क्रिएट करा है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखकर उसके नोट्स बना लेना जो भी हो सकता है, और क्वेश्चंस रखना अपने पास जो भी आपको पूछना है। ठीक है, तो मिलते ओके हैं अब सर। हम कल। आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो गुड इवनिंग मेरी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है जी। संदीप जी आज बोला नहीं आज आपने कुछ? ओके नहीं सर जी, ओके। ठीक है जी, चलो फिर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ जी। यस सर। निराश तो नहीं हो रहे हो कोई? क्या सर? ना ना, बस ऐसे ही मैं लास्ट में पूछ रहा था, निराश तो नहीं हो रहे हो कोई? नहीं नहीं। ठीक है फिर, चलो तुम लोग ऑफ कर सकते हो। ठीक है।